आज हम इस अध्याय में बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको छोटे रूप में लसाअ कहा जा सकता है LCM, और महत्तम समापवर्त्य जिसको महत्तम कहा जाता है यानी HCM, ज्ञात करने का अध्ययन करें। तो सबसे पहले तो आपको ये जो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य जो होते हैं उनका अर्थ क्या होता है, कि क्या लघुत्तम समापवर्त्य होता है, क्या महत्तम समापवर्त्य होता है। जो आप आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर चुके, उस समय इनकी चर्चा हो चुकी थी कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है और महत्तम समापवर्त्य क्या होता है। फिर वापस चर्चा करते हुए कि आपके पास में जो गुणनखंड है, गुणनखंड उन संख्याओं में से यानी गुणनखंड की संख्याओं में से, और जो अभाज्य गुणनखंड जो हैं उनकी जो है वो बड़ी से बड़ी घात हो, उनका जो गुणनफल है वो लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। और इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उन अभाज्य गुणनखंड में से उन छोटी से छोटी घातों का जो गुणनफल होता है वो महत्तम समापवर्त्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लें कि आपको 9 व 12 का, अभी मैं बीजीय व्यंजकों की बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी 9 12 की बातें करें, और मान लीजिए कि इनका आपको लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने का अर्थ है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड किए जाएं, तो उस स्थिति में 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, जिसका अर्थ हो रहा है 3 की घात 2, जिसको घातांक के रूप में लिखा है। इसी प्रकार 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 गुणा 3, जिसको घात के रूप में 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 कहा जाए, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 3, जिसको 2 की घात 2 व 3 की घात 1 आ जाए। अब यहाँ देखिए, आप इनका लसाअ ज्ञात करना चाहें, इनका महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना चाहें, तो सबसे पहले मैं लघुत्तम समापवर्त्य की बात करूं तो अभी आप लघुत्तम समापवर्त्य में पढ़ा है कि जो अभाज्य गुणनखंड है आपके पास में, जैसे 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 है। तो इन अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है उच्चतम घात, बड़ी से बड़ी घात। जैसे देखिए यहाँ पे जो गुणनखंड है उसमें 2 की बड़ी से बड़ी घात 2 आ रही, यहाँ देखिए दोनों गुणनखंडों में 3 की बड़ी से बड़ी घात है वो 3 की घात 2 आ रही, और इनका जो गुणनफल है जैसे 4 गुणा 9 बराबर 36, तो ये इन 9 और 12 का कहलाता है लघुत्तम समापवर्त्य। इसी प्रकार से महत्तम समापवर्त्य की चर्चा करें, महत्तम समापवर्त्य, तो महत्तम समापवर्त्य जो है वो था उन गुणनखंड की उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हुए, जैसे यहाँ पे देखिए 3 ये गुणनखंड उभयनिष्ठ है, यहाँ पे 3 है वो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी से छोटी घात। तो यहाँ देखिए 2 जो गुणनखंड है वो इस 9 में मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं, इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है। और फिर कह रहा है कि छोटी से छोटी घात, और छोटी से छोटी घात है वो 3 की घात 1, और 3 की घात 1 का अर्थ हुआ 3। इस प्रकार बीजीय व्यंजक जो है उनका लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात किया जाए, तो वो लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन बीजीय व्यंजकों की आपको पहचान करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए, कल्पना करें कि ये 2 बीजीय व्यंजक है, एक व्यंजक px है 9a स्क्वायर bc, दूसरा व्यंजक है उसको मैं qx कहूं, और वो है आपके पास में मान लीजिए 15ab स्क्वायर c स्क्वायर। अब आपसे कहा गया है कि इन व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करिए। ये बीजीय व्यंजक है, ए बी सी पद जो है वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, बीजीय पद कहलाते हैं। यहाँ पे इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ ज्ञात करें, तो सबसे पहले क्या है कि इन व्यंजकों को px और qx जो दे रखे बीजीय व्यंजक, इनको गुणनखंड के रूप में लिखने पड़े। जैसे px का मान ये है, इसको लिखना, ये तो बहुपदों को दर्शाया गया है, तो px जो बहुपद था जिसको 9a स्क्वायर bc कह रहा है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड किए जाए तो 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2 a गुणा b गुणा c। इसी प्रकार से qx जो है बहुपद, उसके गुणनखंड किए जाए
तो 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा a गुणा b गुणा c, जिसको सुविधा के तौर पे यूं भी कहा जा सकता है 3 की घात 2 गुणा a स्क्वायर गुणा b गुणा c। यहाँ पे इस बात को 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा a की घात 2 गुणा b गुणा c, ताकि घातों को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं। अब आपको महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने, जैसे मान लीजिए कि आपको लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना, तो अभी बात हो चुकी थी उस लघुत्तम समापवर्ती के लिए ये था कि जो आपके पास में अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है, उन अभाज्य गुणनखंडों में से और जो गुणनखंड आपके पास में जैसे 3 गुणनखंड है, 5 है, a स्क्वायर है, bc है, ये गुणनखंड है, इनमें आपको बड़ी से बड़ी घात देखनी है, ढूंढनी है। अब जैसे बात करें यहाँ पे देखिए 3 जो है गुणनखंड है, उसकी बड़े से बड़ी घात जो आ रही है वो 3 की घात 2 है। उसके बाद में जो 5 है उसकी बड़ी से बड़ी घात 5 की घात 1 है। इसी प्रकार जो चरपद है उसकी a की घात बड़ी से बड़ी 2 आ रही है। इसी प्रकार से b जो है उसकी बड़ी से बड़ी घात 2 आ रही, b की घात 2, a b की घात 2 इंटू c की घात 2, ये था वो दूसरा बहुपद। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा a की घात 2 गुणा b की घात 2 गुणा c की घात 2। अब इनका हल किया जाए, 3 की घात 2 का मतलब 9 है, उसको 5 से गुणा करें तो मान आ रहा 45, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये कहलाता है उनका लघुत्तम समापवर्ती। और इसी प्रकार से उनका महत्तम समापवर्ती ज्ञात किया जाए, महत्तम समापवर्ती। तो महत्तम समापवर्ती के लिए था कि जो गुणनखंड है उन गुणनखंड में से उभयनिष्ठ पद छांटने होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड छांटने होंगे। जैसे यहाँ पे 3 गुणनखंड, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब होगा कि 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड, और उस स्थिति में महत्तम समापवर्ती के लिए छोटी से छोटी घात चुनेंगे। तो यहाँ पे 3 की घात है वो छोटी 1 आ रही। इस प्रकार ये जो 5 गुणनखंड जो आ रहा है, ये 5 यहाँ पे उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसको 5 को नहीं देंगे। इसी प्रकार से a गुणनखंड वो उभयनिष्ठ है लेकिन उसकी छोटी छोटी घात a है। इसी प्रकार b उभयनिष्ठ है, उसकी छोटी छोटी घात b है। इसी प्रकार c जो है वो उभयनिष्ठ है और उसमें उसकी घात 1 उभयनिष्ठ है। और इस प्रकार इसको हल करें तो आपको मान मिला 3abc, और ये 3abc जो है ये कहलाएगा इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्ती। इस प्रकार उन बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के बाद में अभी और बातें करेंगे उनको ज्ञात करने के बाद में उन लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती के बीच में कोई संबंध है, उस संबंध की सहायता से आप चाहें तो आपके लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती की जांच कर सकते हैं। और वो ये है कि जैसे भी px एक व्यंजक को माना जाए, दूसरा व्यंजक जो उसको qx मान लिया जाए, उस स्थिति में इन px और qx का जो गुणनफल होता है px गुणा qx, यानी दोनों व्यंजकों का गुणनफल वो सदैव उन लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे आपके पास में बहुपद जो है एलसीएम और एचसीएफ, यानी इस दोनों व्यंजकों का गुणा किया जाए या महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती को गुणा किया जाए तो सदैव ये दोनों के दोनों जो मान है वो बराबर आने चाहिए। और उस स्थिति में ये है कि आपके जो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती वो सही है। अब देखिए एग्जांपल नंबर दूसरा कि मान लीजिए आपके पास में कोई बहुपद px x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसी प्रकार से दूसरा बहुपद जो है उसको qx मान लेते हैं और वो मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ इन दोनों बहुपदों को जांच करें तो ये दोनों के दोनों जो बहुपद है वो एक पदीय बहुपद नहीं, जैसा आप बहुपदों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और ये बहुपद का जो रूप है वो त्रिपद रूप है, इसी प्रकार ये है ये भी त्रिपद रूप है। तो सबसे पहला क्या है कि इन व्यंजकों के आपको गुणनखंड करना, इन बहुपदों के गुणनखंड करना। जैसे बहुपद px जो है जिसके बारे में पहले से बातें हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, ये त्रिपद रूप है, इसलिए इस त्रिपद के अनुसार इसके गुणनखंड किए जाए x स्क्वायर प्लस
3+2 × x + 6 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 x कॉमन आ रहा है, दो पदों के जोड़े बनाते हुए x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 और इस प्रकार x प्लस 3 फिर दो पदों के जोड़े बनाते हुए कॉमन आ रहा है x प्लस 2। इस प्रकार आपने उस बहुपद px के गुणनखंड करें। इसी प्रकार बहुपद qx के गुणनखंड किए जाए। जो बहुपद आपके पास में qx, वो देखिए qx जो वो है आपके पास में x² प्लस 6x प्लस 8, उसके भी गुणनखंड किए जाए। तो गुणनखंड करने की बात करें तो फिर वापस देखिए जो बहुपद है वो त्रिपद रूप में, और इसके गुणनखंड वही त्रिपद स्थिति में करें तो x² प्लस 4 प्लस 2 × x प्लस 8 x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 दो पदों के जोड़े बनाते हुए कॉमन निकालो x प्लस 4 प्लस 2 × x प्लस 4 x प्लस 4 फिर कॉमन आ रहा है x प्लस 2। इस प्रकार आपने उन दोनों बहुपदों के गुणनखंड px और qx के गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड करने के बाद में जैसे अभी px जो बहुपद था उस px बहुपद के आपको गुणनखंड मिल गए। x² प्लस 5x प्लस 6 ये बहुपद था और उसके गुणनखंड x प्लस 3 और x प्लस 2। इसी प्रकार से दूसरा जो बहुपद था qx x² प्लस 6x प्लस 8 उस बहुपद के गुणनखंड x प्लस 4 और x प्लस 2। अब इन व्यंजकों का, इन बहुपदों का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने। तो देखिए एलसीएम के लिए क्या था कि उन गुणनखंडों में बड़ी से बड़ी घात, जैसे अभी x प्लस 3 की चर्चा की जाए तो यहाँ पे x प्लस 3 की जो घात है वो बड़ी से बड़ी x प्लस 3 यानी a की घात है। इसी प्रकार x प्लस 2 है, उसकी बड़ी से बड़ी घात x प्लस 2 आई। इसी प्रकार से x प्लस 4 है, उसकी बड़ी से बड़ी घात x प्लस 4 आई। और ये जो मान आपको प्राप्त हो रहा है ये मान उनका कहलाता है लघुत्तम समापवर्ती। इसी प्रकार से यदि इनके एचसीएफ की बात करें जिसको आपने महत्तम समापवर्ती कहा था, उसके लिए था उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी से छोटी घात। तो यहाँ देखिए x प्लस 2 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है और घात 1 है वो छोटी छोटी घात आ रही। इस प्रकार x प्लस 2 जो है वो कहलाता है उन व्यंजकों का महत्तम समापवर्ती। अब यहाँ पे उनकी जांच की जाए कि आपके द्वारा ज्ञात किया गया एचसीएफ और एलसीएम जो है क्या वास्तव में px और qx के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जांच करें तो देखिए px और qx जो बहुपद है उनको गुणा करें, उनका क्या मान प्राप्त हो रहा है px गुणा qx। px जो बहुपद था वो आपके पास में था x² प्लस 5x प्लस 6 और qx जो बहुपद है वो आपके पास में x² प्लस 6x प्लस 8। और यहाँ पे देखिए उन एलसीएम और एचसीएफ को गुणा किया जाए। एलसीएम जो था और एचसीएफ है उनका गुणा किया जाए, गुणा एचसीएफ। तो यहाँ देखिए एलसीएम का जो मान वो x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 4 ये उनके एलसीएम का मान हुआ और एचसीएफ का जो मान है वो x प्लस 2। अब यहाँ पे इनको हल करें तो देखिए यहाँ पे जो मान मिल रहा है अपने को x² प्लस 5x प्लस 6 और यहाँ जो मान मिल रहा है x² प्लस 6x प्लस 8। अब यहाँ इनको देखें तो px और qx का जो गुणनफल है जो आपके पास में बहुपद दिए थे, व्यंजक दिए हुए थे, और यहाँ पे आपको प्राप्त हो चुका है कि px गुणा qx का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। कहने का अर्थ हुआ कि किन्हीं भी दो व्यंजकों के लिए यदि उन व्यंजकों का गुणनफल करें और उनके LCM और HCF की चर्चा करें तो उनका गुणनफल हमेशा बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि ये कोई आपके पास में दिया हुआ है कि कोई दो व्यंजक है अज्ञात व्यंजक जिनका कह रहा है कि एलसीएम जो है, जैसे
लसैप है। यदि मैं कहूँ कि 15 और 20 का जो लस है वो 60। इसी प्रकार उनका HCF जो है, HCF वो कहा जाए कि इनका HCF है वो 15 और 20 का वो 5 है। तो यहाँ भी उसके लिए आप जांच कर सकते हो कि वो दोनों, तो यहाँ देखिए अभी जैसे 15 और 20 उनका लेस है 60 दिया गया, उनका HCF वो 5 दिया गया। यदि इस लघुत्तम समापवर्ती और इस महत्तम समापवर्ती को दोनों को गुणा किया जाए, LCF और HCF दोनों को गुणा किया जाए, तो उस स्थिति में इनका जो मान है वो आपको 300 प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार से दोनों व्यंजकों का PX और QX का गुणनफल किया जाए तो वो 15 गुणा 20 यानी 300 प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि HCF और LCM का जो गुणनफल है वो सदैव उन दोनों व्यंजकों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं क्या होता है यहाँ पे कि आपके पास में PX है, आपके पास में QX है, आपके पास LCM है, HCF है, इनमें से कोई मान ज्ञात होने पर आप किसी अन्य मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी आपको कहा जाए कि दो व्यंजक है, उनका जो लघुत्तम समापवर्ती जो है लसैप जो है वो मान लीजिए कि x² प्लस 5x प्लस 6, उन व्यंजकों का महत्तम समापवर्ती जो है वो x प्लस 5 है। यदि उन दोनों व्यंजकों में से एक व्यंजक जो है, जैसे px की बातें करें, वो मान लीजिए कि हमें x प्लस 2 दिया होगा और पूछा जा रहा है कि बताओ कि दूसरा व्यंजक क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती की चर्चा हो रही, PX और QX की चर्चा हो रही। इसका अर्थ हुआ कि इनके बीच में जो संबंध था PX गुणा QX बराबर लघुत्तम समापवर्ती यानी LCM गुणा महत्तम समापवर्ती यानी HCF। इस संबंध का प्रयोग करते हुए अब इनकी सबसे पहले परिस्थिति को देखिए, लघुत्तम ये PX जो था x प्लस 2 है, इसके कोई गुणनफल नहीं हो रहे तो x प्लस 2। QX आपको ज्ञात करना है, QX लघुत्तम समापवर्ती जो है उस लघुत्तम समापवर्ती का जो रूप है x² प्लस 5x प्लस 6, महत्तम समापवर्ती जो है वो x प्लस 5। यहाँ पे आपको QX का मान ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले जो है वो बेहतर होगा कि x² प्लस 5x प्लस 6 के गुणनफल कर लीजिए और जो द्विपद रूप है और इसके गुणनफल x प्लस 3 और x प्लस 2। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है, वो QX का मान ज्ञात करना है और यहाँ समीकरण के को हल करने के अनुसार QX का मान निकालो तो x प्लस 2 भाग के रूप में चला जाएगा और इसलिए QX जो होगा उसका मान x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 5 और बटे में यानी भाग के रूप में चला जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे x प्लस 2 से x प्लस 2 है वो विभाजित हो जाएगा, भाग चला जाएगा और मान आपके पास में आ रहा है x प्लस 3, x प्लस 5 और जिसको हल करने पर x² प्लस 8x प्लस 15 प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार आप उस किसी दूसरे व्यंजक को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि आपसे दूसरा व्यंजक पूछा जाए, यहाँ पे आपसे हो सकता है लघुत्तम समापवर्ती पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे महत्तम समापवर्ती पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे PX का मान पूछ लिया जाए, लेकिन उस स्थिति में चारों मानों को हल करने के लिए उनमें से आपके पास में कोई 3 मान ज्ञात होने जरूरी है और इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इस सूत्र की सहायता से आप उसमें से किसी व्यंजक को या लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती को ज्ञात कर सकते हैं।